जो हमारी जो स्मृति है तो वो इट्स लाइक जो प्रमाण से, विपर्य से या विकल्प और निद्रा से जो संस्कार बनते हैं, उन बेसिकली उनकी जो मेमोरी है, जो हुँ, संस्कार बने हैं, हुँ। वही स्मृति हुई ना सिर्फ़? नहीं, 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 ऐसा नहीं है। स्मृति का मतलब ओके। सिर्फ़ स्मृति से है क्योंकि वो विषयों की बात कर रहे हैं। मतलब जो भी हमारे अनुभव हाँ, रहे, उनके जो जो भी विषय संस्कार बने, उनकी जो ओके, हाँ, देखो मेमोरी कब बनती है ना, मेमोरी तब बनती है कि यार जब आप किसी भी नॉलेज को पर्सीव करते हो। पर्सीव करने के एक्सपीरियंस 2 तरीके हैं, है ना? एक्सपीरियंस करने के। एक है आपका जागृत अवस्था में, एक है आपका हुँ, स्वप्नावस्था में। स्वप्न में सपना। भी आप क्या करते हो एक्सपीरियंस करते हो। कोई जी, सपना जी, जी। आता है, तो कितना होता है ना कि सपने में इतना भी डर लगता है कि पसीने छूने लग जाते हैं। है ना? जी, कभी-कभी जी। सपने में ऐसा होता है कि रास्ते में चल रहे हैं, हमको पैसा मिला, पैसा उठा के जेब हुँ, में हुँ। रखा हुआ और हुँ, सुबह तक हुँ। हाथ जेब में ही है और आँख खोल के हुँ, ऐसे हुँ। देखते हैं, सुबह तो कुछ नहीं होता हाथ में। तो इतना तक एक्सपीरियंस कर लेते हैं ना हम लोग। तो जब उस एक्सपीरियंस को मैं भूल नहीं पाऊँगा, तो वहीं से क्या बनेगी मेरी स्मृति बनेगी। समझ में तो आया? जैसे ही उसको कारण मिलेगा और वो दोबारा से सपुरित हो जाएगी तो स्मृति हाँ, कह सकते हैं त्वरित हो पाएगी क्योंकि जब वो स्टोर होगी और हम उसको रिकॉल कर पा रहे हैं। क्योंकि देखो ना भूलने का मतलब यही है ना कि रिकॉल जी, जी, जी। है ना? वो जी। त्वरित हो रही है, जो आप बोल रहे हो ना, त्वरित हो रही है हुँ, तभी मैं नहीं भूल पा रहा हूँ, कि हाँ, ऐसा है। जैसे कि आपकी मसल मेमोरी बन जाती है ना, कि हम लोग गाड़ी चलाना जब स्टार्टिंग में सीख रहे होते तो हमको जैसे कोई कार चलाना सीख रहा है तो क्लच ब्रेक की आदत नहीं है। ओके। धीरे-धीरे क्या होता है कि जैसे-जैसे उसकी प्रैक्टिस जाती है, तो वो उसकी मसल मेमोरी में बन जाता है ना। अब उसको क्या होती है अच्छा, हैबिट हो जाती है। उस चीज़ की, वो उसकी आदत में आ जाती है, तो वो भूल नहीं पाता उसे। तो इसलिए क्या होता है कि वो क्लच ब्रेक अच्छे से यूज़ कर पा रहा है, मोड़ पे गाड़ी अच्छे से मोड़ पा रहा है, ब्रेक अच्छे से लगा पा रहा है, कहाँ पे फ्रंट ब्रेक लगाना है, कहीं पे नहीं लगाना है, या कोई भी ऐसी प्रैक्टिसेज़ है। तो उसी के लिए बोला कि ऐसी हमारी स्मृति बनती है। ठीक? मतलब स्मृति फिर तो ये तो फिर क्लिष्ट और अक्लिष्ट दोनों हो सकती है ना फिर? हाँ, दोनों हो सकती है। कोई अच्छी मेमोरी बनेगी, तो वो आपको क्या करेगी, अक्लिष्ट रहेगी, मतलब क्लेश उत्पन्न नहीं करेगी। जैसे आपने योग अभ्यास किया, है जी, ना? मैं जी। योग अभ्यास से समझाता हूँ आप लोगों को। योगा की प्रैक्टिस का मतलब अभ्यास किया। ये अदृष्ट होता है। अदृष्ट कैसे? क्लेश वाली। जब आपने योगाभ्यास किया और प्रैक्टिस करते-करते आपने कुछ अचीव कर लिया। सपोज़ करो आज आप हैंडस्टैंड की प्रैक्टिस, है ना? आपने हुँ, हैंडस्टैंड किया और जब आपने हैंडस्टैंड करे थे वॉल पे आपने पैर हटाए और वो आपका 4-5 सेकंड के लिए होल्ड हो गया। होल्ड हो गया, हुँ। आपके दिमाग में एक स्मृति बनी कि यार मैं तो इसको होल्ड कर पा रही हूँ। तो ये कैसी बनी आपकी क्लिश, इससे क्लिश उत्पन्न नहीं हो रहा है और ये आपको क्या करेगी, आगे आपकी फर्दर प्रैक्टिस के लिए और मदद करेगी। जी, है ना? जी। करेगी ना? आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि यार मैं कर सकती हूँ यार, मेरे से हुआ था। तो आप 2-3 बार और करोगे। सेकंड है क्लच कैसे करेगी सेम चीज़। क्लच ऐसे करेगी कि अब आपने छोड़ा वॉल से, तो आप तुरंत गिर गए। गिरे तो आपको चोट भी लग गई, के हाथ पे लग गई या आप हल्का-सा आपका सर लगते-लगते बचा। तो उससे क्या होगा? वो भी आपके दिमाग में रजिस्टर हो गई क्योंकि आपने उस विषय को अनुभव किया, पर कैसे आवाज़ देने वाली थी। इससे क्या होगा? वो जो आपका एक्सपीरियंस था वो बढ़ाएगा। उससे क्या होगा? आप दोबारा प्रैक्टिस करने से पहले 10 बार डरोगे, है ना? जब हम जी, हैंडस्टैंड या जी। कोई भी आसन की प्रैक्टिस करते हैं जो थोड़ा-सा एडवांस लेवल पे है, तो हमें उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ बॉडी कैपेबल नहीं है, कभी-कभी हमको इंजरी का डर होता है, कभी-कभी मसल पुल होने का डर होता है। तो किसी न किसी डर की वजह से हम क्या करते हैं, उसको हम अडॉप्ट नहीं कर पाते या अपने आप को उस मैक्सिमम लेवल पे पुश नहीं कर पाते। यही तो होता है। जी। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर कोई न कोई स्मृति स्टोर हो रखी है, यार ऐसा करूँगा तो मसल टियर हो जाएगी, ऐसा करूँगा तो बैक में पेन होगा, बार-बार ऐसा होगा, हैंडस्टैंड करते मैं तो डर जाती हूँ, गिर जाती हूँ। तो वही चीज़ हमारी क्लिष्ट और अक्लिष्ट हो सकती है। ऐसे पाँचों हमारे जो वो हैं वृत्तियाँ, वो पाँचों हो सकती हैं। जैसे निद्रा में मैंने बताया था, निद्रा का भी ऐसा ही है। निद्रा जी, अगर जी। सात्विक है, तब तो अच्छा है, पर अगर वही राजसिक और तामसिक है, तो वही क्या करेगी? क्लेश उत्पन्न करेगी। चिड़चिड़े हो जाओगे, शरीर में भारीपन है। सात्विक है तो जीवन अच्छा चल रहा है ना? जी, शब्द ज्ञान, किसी ने अच्छी नॉलेज बताई आपको, जिसका कोई ना कोई आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंट रोल रहा, आपको वो सही है। वही शब्द ज्ञान से आपको असली नॉलेज मिलेगी, तो वो आपके लिए क्या करेगी? क्लेश उत्पन्न करने वाली होगी। है ना? हुँ, हुँ। जैसे मतलब मैं हल्का-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको इसके लिए, जैसे आपने वो देखा ना महाभारत में वो वाली लाइन थी अश्वत्थामा हतो हतो, कि जी, अश्वत्थामा मारा गया कि वो मनुष्य है कि पशु मुझे नहीं पता क्या है, या मतलब जी, नर है जी, कि जी। घोड़ा मुझे नहीं पता। तो भी शब्द प्रमाण ही तो था। वहाँ पे जी, दोनों जी। कंडीशन हो सकते थे। एक कंडीशन ये हो सकती थी कि उस नॉलेज को देखते और जाके ये चीज़ वो करते, मतलब उस चीज़ को जानते कि भैया वो सच में कौन था अश्वत्थामा, है ना? उन्होंने क्या किया, उस नॉलेज को ऐसे ही मान लिया।
तो उनके लिए वही क्या करेगी, क्लेश का कारण बन गई और अंत में उनकी भी मृत्यु हुई। पर वो अगर उस नॉलेज को स्वरूप देखते, जाके देखते कि मैं इस चीज को देखता हूँ, ये चीज कैसी है, क्या सच में ये जो बात कह रहे हैं वो सही है कि नहीं है, तो वहां पर क्या होता, उस नॉलेज वो उनके लिए अदृष्ट जाते, हो सकता है कि उनका पतन ना होता, है ना। तो इसीलिए शब्द प्रमाण भी क्या हो सकता है हमारा, या जो हम शब्द रूप में बोलते हैं, है ना, विकल्प वृत्ति जो हमारी है वो भी क्या हो सकती है, हमारी क्लिष्ट अक्लिष्ट हो सकती है। ऐसे पांचों वृत्तियां हो सकती हैं। कोई प्रूफ भी हमको किसी ने नकली एविडेंस दे दिए, जी सर। एविडेंस तो एविडेंस है ना, प्रमाण तो है ही, वो भी किसी ने नकली एविडेंस दे दिए, वो बेचारे को फंसा देगी। किसी ने सही एविडेंस दे दी, वो बेचारे को बेल दिला देगी, है ना, उसको बाइज्जत बरी करा देगी। तो ये सब कंडीशंस, ठीक। जी आगे बढ़ ना, आपको मटेरियल समझ में आया ना, कोई यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। आप लोग माइक म्यूट कर दीजिए, हल्का हल्का बीच में ना डिस्टरबेंस हो रही है, कुछ बोलना होगा तो ऑन कर दीजिए, ठीक है। चलिए, तो अभी हमने क्या क्या जाना, अभी हमने जाना सबसे पहले कि वृत्तियां, वृत्तियां हमारी पांच हैं, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, और इनके बारे में जाना। अब आया कि अर्थ, अब इनका निरोध का क्या उपाय है, कि हमको पांच वृत्तियां बता तो दी, है ना। जब हमने दूसरे नंबर के सूत्र में पढ़ा था, तो दूसरे नंबर का सूत्र में वो क्या बोलता है कि योगः चित्त वृत्ति निरोधः, कि चित्त की वृत्तियों का निरोध कर देना ही योग है। उनने पूछा कि उससे क्या होगा, दृष्टि अपने स्वरूप में आ जाएगी, नहीं किया तो क्या होगा, वृत्ति जैसा दिखेंगे। वृत्तियां क्या है, पांच हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट भेद वाली। कौन कौन सी पांच, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, नाम बताया और उनके बारे में बताया। अब बोला कि मैं इसका निरोध करूंगा कैसे, है ना। अब आपका नेक्स्ट प्रश्न मेरे से क्या है कि निरोध होगा कैसे, तो मैंने आपको बोला अभ्यास, वैराग्य, ध्यान, निरोधा, ठीक है। तो वैसे प्रोनाउंसिएशन आप तुम निरोधा बोलोगे, पर वैसे तत्व मतलब का, तत्व मतलब का, निरोध मतलब निरोध। इससे अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से, इससे अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से आप उन वृत्तियों का निरोध कर सकते हो। अब आपके अंदर कोई भी वृत्तियां उत्पन्न हो रही हैं, किसी प्रकार की वृत्तियां उत्पन्न हो रही है, और आपको उनको रोकना है, आप उनको रोकना चाहते हो, तो इसके लिए आप क्या करोगे, अभ्यास और वैराग्य, इन दो हथियारों को अपने पास रखोगे। कैसे, सपोज करो कोई कंडीशन है ना, कि आपको ऐसा लगता है कि ये पानी का सोर्स है, सोर्स है, और लोगों ने इसमें बहुत कबाड़ डाल दिया, बहुत डाल दिया, जैसे ये फैक्ट्री सोर्स है, आपको लगा तो झरना है, नदी है, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो है अंदर इसके, ये क्या है, वृत्ति है, क्या है, वृत्तियां हैं सारी, है ना। कोई प्लास्टिक है, कुछ ना कुछ चीजें ऐसी बहुत सारी हमारे मटेरियल्स हैं। अब इसके लिए ना हमको, जब हमें इनको हटाना है, इन वृत्तियों को हटाना है, तो हमको दोनों चीजें चाहिए। केवल अभ्यास अभ्यास से कुछ नहीं होगा, केवल वैराग्य से कुछ नहीं होगा, हमको दोनों चाहिए। दोनों कैसे चाहिए, सबसे पहले आप क्या करोगे, इस वाटर फ्लो को रोकोगे, वैराग्य करोगे, है ना। चलता रहेगा तो बह के आगे निकल जाएगा। आपको उसको जब क्लीन करना है, उस सोर्स को क्लीन करना है, तो आपने जहां से उसका मेन रीजन था, जहां से वो उत्पन्न हो रहा था, तो आपने क्या किया, वैराग्य के माध्यम से उसको रोक दिया, बैरियर लगा दिया। जो कवाड़ है वहीं पर ही स्थिर हो, है ना। पहले क्या करोगे, रोकोगे ना, चलते पानी से थोड़ी साफ करोगे, वो तो बहता जाएगा। तो आपने पहले एक जगह पे बैरियर लगाया, और जो सस्टेनेबल हमारा वो था, कवाड़ था, या जो भी अपशिष्ट पदार्थ थे, उसको आपने निकालना स्टार्ट किया, ठीक है। पहली कंडीशन थी आगे की। दूसरा आपने क्या किया, अभ्यास, अभ्यास किस चीज का, इसको निकालने का, बाहर निकाल के फेंकने का। पन्नी निकालेंगे, बोतल निकालेंगे, या कोई अलग अलग हमारे सोर्सेज उनको निकाल, इन दोनों के माध्यम से आपने क्या किया, ये जो वृत्तियां थी, इसके अंदर जो प्लास्टिक मटेरियल था, जो भी अपशिष्ट था, उनका क्या किया, निरोध किया। तभी तो ये जो वाटर सोर्स है वो क्लीन हो पाएगा। कैसे क्लीन होगा, ना तो केवल बैरल लगाने से, और ना केवल कवाड़ हटाने से, आपको दोनों चाहिए। आपको एक प्री प्लानिंग चाहिए कि कैसे काम किया जाता है। तो आपने क्या किया, अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से आप इन दोनों को निरोध कर सकते हो। सेम अब मैं वृत्तियों के संदर्भ में समझाता हूँ। सपोज करो कि किसी के अंदर कोई भी ऐसी बैड हैबिट है, किसी के अंदर ऐसा है कि कोई क्रोध करता है, मान लीजिए, है ना। तो वो क्रोध करता है, तो दो चीजें करनी पड़ेगी। पहला उसको करना पड़ेगा वैराग्य, वैराग्य अर्थात उस भाव से उसको जो है, कि जब उसको कोई कुछ बोलता है तो उसको गुस्सा आता है, सबसे पहले उसको इस भाव को रोकना होगा कि मैं गुस्सा ना करूं। जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं उस टाइम पे चिल्लाऊं ना, मैं चुप हो जाऊं। पहली कंडीशन उसे ये करनी पड़ेगी। किसी ने उससे बोला कि नहीं नहीं, आप काम ढंग से नहीं करते, तो अब उसका क्या था, वो कि बिल्कुल फ्रिक्शन सेकंड में चिल्ला जाता था कि आपको ज्यादा पता है क्या मेरे बारे में। अब उसको सबसे पहले क्या करना, चुप हो जाए। तो एक मतलब है वैराग्य का। वो जो कंडीशन थी, उसने उसको वैराग्य कर लिया। अब अभ्यास किसे करे, कि
अब जब मैं चुप हो गया, उसके बाद वो मुझे कुछ बोल रहा है तो मुझे कंडीशन को समझिए। चुप हो गया, कि क्या यहाँ पे मेरी गलतियाँ नहीं है और मेरी भाषा शैली कैसी होनी चाहिए। यदि मैंने वो गलती नहीं करी तो मैं उसको सिर्फ कहूँ कि जी मैंने नहीं करा था, बस। उसका बहस करके कोई फायदा नहीं, अपने आप को सही साबित करके कोई फायदा नहीं वहां पे, है ना। तो आपने क्या किया, अपने आप को छुपाने का अभ्यास किया। तो पहले इस कंडीशन होगा कि मुझसे ना निकले, मैं किसी पे क्रोधित ना हूं, पहली कंडीशन ये करी। दूसरा ये किया कि अब जब मैं चुप हो गया, मैंने ऐसा रिएक्शन ना किया, तो मैं कितनी देर उसकी बात को सुन सकता हूँ और मेरे लिए क्या पॉसिबल आइडियाज हैं, मैं कितनी बार ये चीजें अप्लाई कर सकता हूँ, एक दिन कर सकता हूँ, 2 दिन कर सकता हूँ, 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन। तो यही होता है हमारा अभ्यास और वैराग्य। यदि मैं इसी चीज को फॉलो करूंगा तो मेरे अंदर की जो भी वृत्तियां हैं, मैं उनको क्या कर सकता हूँ, रोक सकता हूँ। समझ में आया? तो क्या बोला आपको, वृत्तियों के निरोध का उपाय क्या है? बोला अभ्यास वैराग्याभ्याम तत् निरोधः या तन्निरोधः। अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से, तत् मतलब उन वृत्तियों का, किन वृत्तियों का, जो ऊपर बताई गई 5 वृत्तियां हैं, उनका निरोधः यानी निरोध किया जाता है। समझ में आया? इसमें किसी को कुछ पूछना है? सिंपल सा सूत्र है, आसान सा। ठीक है, एक बार मन में इसको 2 3 5 बार रिपीट करो। अभ्यास वैराग्याभ्याम निरोधः या तन्निरोधः। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः, अर्थात अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से उन वृत्तियों का निरोध किया जाता है। ठीक, इजी। चलिए, अब अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से उनका हमने निरोध किया। अब यह है कि अभ्यास क्या है ना, कि किसको हम अभ्यास कहेंगे। ठीक है, अभ्यास क्या है या किसको अभ्यास कहेंगे, तुमने बोला कि तत्र स्थितो यत्नोभ्यास, तत्र स्थितो यत्नोभ्यास, मतलब तो अभ्यास करोगे दोनों में से मतलब दोनों के लिए बोल रहे हैं कि अभ्यास है क्या एक्चुअल में, कि उन अभ्यास और वैराग्य दोनों में से स्थितो मतलब स्थिति को प्राप्त करने के लिए, यत्न, यत्न मतलब है प्रयत्न, प्रयत्न। ठीक है, तत्र मतलब उन, या वहां, वहां मतलब उस कंडीशन के लिए बोलना चाह रहे हैं। उन अभ्यास और वैराग्य दोनों में से स्थित यानी चित्त की स्थिति के लिए, किसके लिए, चित्त की स्थिति के लिए। सिर्फ प्रयास अभ्यास का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि आप उठे सुबह और आपने वो लिया, फावड़ा लिया और वहां से खोदना स्टार्ट कर, जी मैंने तो बहुत अभ्यास किया। नहीं 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 नहीं, वो अभ्यास अभ्यास नहीं है। वो तो सिर्फ आप कुछ ना कुछ कर रहे हो, कोई एक्टिविटी कर रहे हो, कर्म कर रहे हो। पर यहाँ पे अभ्यास को क्या बोल रहा है, कि एक स्थिति को प्राप्त करने के लिए जो आप प्रयत्न प्रयत्न है स्थिति में, चित्त की स्थिति, चित्त की कौन सी स्थिति, तो यहाँ पे क्या बोल रखा है व्यास भाषा में, कि चित्तस्य वृत्तिकस्य प्रशांत वाहिता स्थिति। कौन सी स्थिति, प्रशांत वाहिता स्थिति, कि चित्त की प्रशांत वाहिता स्थिति को प्राप्त करने के लिए। अब प्रशांत वाहिता है क्या, प्रशांत वाहिता अर्थात वाहन मतलब बहना। तो चित्त में जो चंचलता है या चित्त में जो भी आपके अंदर फ्लक्चुएशंस हो रही हैं, ऐसे बह, जब ये पूर्ण रूप से शांत हो जाएगा, चित्त जब आपका पूर्ण रूप से शांत हो जाएगा और किसी भी चीज को ऑब्जर्व कर पाएगा, जैसे एक चलते हुए या उछले पानी में आप अपने स्वरूप को देख नहीं सकते, पर जब उसका पानी बिल्कुल शांत हो जाता है, आप चीजों को देख सकते हो, समझ सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो। तो वो स्थिति प्राप्त करने के लिए जब आप प्रयत्न करते हो, सिर्फ ऐसे ही प्रयत्न नहीं कर रहे, आपका प्रयत्न सिर्फ इतना नहीं है कि भैया मेरे को हैंड स्टैंड कर लेना है, आपका प्रयत्न सिर्फ इतना ही नहीं है कि मेरे को योग सूत्र याद कर लेना है। आपका प्रयत्न किस चीज के लिए, उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए। अब वो स्थिति मतलब जैसे आज अनामिका जी हैं, अनामिका जी ने 8 सूत्र याद किए। 8 सूत्र याद करने के बाद उनके चित्त में कैसे थे कि यार मेरे को याद हो रहे हैं, उनको एक अच्छा भाव आया, आया ना। अब वो आज की क्लास के बाद क्या करेंगी, अपने सूत्र की संख्या को आगे बढ़ाएंगी। क्यों, वो जो भाव था अच्छा लगने का, उस भाव को दोबारा फील करना चाहती है। सिर्फ याद करना नहीं, वो उस भाव को दोबारा फील करना चाहती है। जैसे कोई मेडिटेशन करता है, कोई मेडिटेशन के लिए बैठा, जब वो मेडिटेशन के लिए बैठता है तो वो सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा है बार बार मेडिटेशन कि उसको मेडिटेशन करना या मेडिटेशन करने से कोई फायदा होता है। जब वो मेडिटेशन की स्थिति में गया तो उसने कुछ फील किया वहां पे, है ना, कि मेरा मन शांत होता है या मेरे अंदर विचार स्थिर हो जाते हैं, कुछ ना कुछ ने महसूस किया। अब आज के दिन आपने मेडिटेशन किया, ठीक है,
ये शिवम जी हैं, इन्होंने आज मेडिटेशन किया और इनको फ़ील हुआ कि मुझे अच्छा लगता है या मैं बहुत लाइट फ़ील करता हूँ, ठीक है? अभी जब कल आएँगे मेडिटेशन करेंगे तो किस चीज़ के लिए करेंगे? तो जो हमने लाइट फ़ील किया उसी को तो दोबारा फ़ील करने के लिए करेंगे, कि खाली बैठने के लिए करेंगे? उसी स्थिति को दोबारा प्राप्त करने के लिए करेंगे ना कि मेरे को वो चीज़ दोबारा फ़ील हो, मैं उसको और गहरा करना चाहता हूँ। हम प्राणायाम करते हैं या प्रैक्टिस करते हैं, बैक बेंडिंग करते हैं, कोई भी चीज़ करते हैं। हमने आज करा हमको अच्छा लगता है, यार मैंने कितना अच्छा चक्रासन किया। कल मैं दोबारा करूँगा इससे और अच्छा करूँगा। यानी आपको वहाँ पे एक स्थिति प्राप्त हुई। कैसी? शांत, जहाँ पे आपका चित्त शांत था और आपको ऐसा लगा कि मैंने कुछ अचीव किया। तो उसी के लिए, उसी स्थिति को प्राप्त करने के लिए जब आप बार-बार प्रयत्न करते हो, बार-बार कंटीन्यूअस प्रयत्न करते हो, उसी को हम अभ्यास कहेंगे। ऐसे नहीं कि हर एक चीज़ अभ्यास है। उठा, बस सुबह उठ के मैंने ये किया कि मैं तो बहुत अभ्यास करूँ, नहीं। आप पाना चाहते हो, क्या पाना चाहते हो? अपने चित्त को प्रमुख रूप से शांत करना चाहते हो, एक शांत जल के समान। उस शांत जल के समान करने के लिए आप बार-बार क्या करो? कंटीन्यूअस प्रयत्न कर रहे हो। उस प्रयत्न को ही हम क्या कहेंगे? अभ्यास कहेंगे। अर्थात उन प्रयासों में लगे से जो चित्त की स्थिति के अंदर किया जाता है, अभ्यास है। जो चित्त को उस शांत लेवल तक पहुँचाने के लिए आप प्रयत्न करोगे, वही अभ्यास है। और बाकी चीज़ कोई अभ्यास नहीं है कि आप आए, जैसे हम बोलते हैं ना कि जब हम योग क्लास भी लेते हैं, जो भी आप सब लोग भी होंगे, इस बात से एग्री करेंगे। तो क्लास में आए, पता है कि आपका जो क्लाइंट है या जो भी है, जिनको भी आप क्लास दे रहे हो, है ना? आपके सहपाठी वगैरह जो भी हैं, अगर वो क्लास आके का इंटेंशन नहीं है या वो फ़ोकस्ड नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि उनको कितना फ़ायदा देगा? कितना परसेंट? 15, 20, 50? बट अगर वो उसी में क्या है एकाग्र हो जाए, सर वो जिस पर्पज़ के लिए आए हैं वही फ़ायदा देगा। अगर वो फ़िज़िकल लेवल के लिए आए तो फ़िज़िकली फ़ायदा देगा। वो मेंटल पीस के लिए नहीं आए हैं तो वो फ़ायदा मिलेगा ही नहीं। नहीं मैम देखो, पर एकाग्रता तो चाहिए आपको अपने मसल मेमोरी के लिए या मसल्स के लिए, सेल्स के लिए एक हाँ, फोकस तो मतलब चाहिए उनका ना। अगर हाँ, फ़ोकस मसल पे है तो वहीं पे फ़ायदा हाँ, मिलेगा। तो अब जैसे वो आए, पर वो डिस्टर्ब है, डिस्टर्ब मतलब बस वो कर रहे हैं, पर वो अपने शरीर के प्रति ही जागरूक नहीं है। तो मैम मुझे लगता है कि उनको शायद ही 10-20% क्योंकि योग की अपनी भी एक शक्ति है, तो वो उसको शायद उस कंडीशन तक लेके जाए, ये मैं मानता हूँ। पर जो उनको रिज़ल्ट मिलने चाहिए वो नहीं मिलेंगे। है ना? जो रिज़ल्ट आप देना चाहते हो, आप दे सकते हो, वो उस स्थिति तक नहीं पहुँच पाएँगे। यही तो होगा। तो वही चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जब हम केवल प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारी ग्रोथ नहीं होती। पर जब हम कैसी प्रैक्टिस करते हैं, फ़ोकस्ड होके प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारी ग्रोथ बढ़ जाती है ना? अभी आपके दिमाग में कोई ऐसा नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, तो आपको ये योग सूत्र याद करने में बहुत समय लगेगा। सेम योग सूत्र, पर अभी आप पे कुछ टारगेट है, आप कुछ अचीव करना चाहते हो, तो आपको ये योग सूत्र ना थोड़ा जल्दी-जल्दी याद होंगे और दिन के मुकाबले या और समय के मुकाबले। जिन्होंने पहले भी कोशिश करके देखी है, वो खुद इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करेंगे कि पहले के मुकाबले अभी और अच्छे से हो पा रहे हैं याद। कंडीशन वही है, किताब में वैसे लिखा हुआ है। हाँ, ये हो सकता है कि मेरी तरफ से अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई और आपकी तरफ से अभ्यास का क्रम भी बढ़ गया, दोनों हो गया। तो वही चीज़ बोल रहा हूँ कि जब आप उस स्थिति को प्राप्त करना चाहते हो, तो उसके लिए आपका एकाग्र होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी क्लास तब तक हेल्पफुल नहीं है जब तक आगे सामने बैठा हुआ क्लाइंट ही उसके लिए उतना एकाग्र नहीं है या अवेयर नहीं है। जब वो पूरा एकाग्र होगा, मतलब जैसे आप देखना, मतलब मैं तो अपनी क्लासेस में बोलता हूँ ऐसा कि अगर आप बैठ के बटरफ्लाई कर रहे हो तो आपको आपके पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक महसूस होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, आपके शरीर की स्थिति कैसी है। अब मुंडी इधर है और ऐसे बटरफ्लाई चल रहा है, क्या क्या होगा? आपको मसल वार्म होती भी महसूस नहीं होगी मैम, इतना है। आपको ये भी नहीं महसूस होगा मेरी मसल वार्म हो रही है। और जब आप फोकस होगे ना मैम, एक स्ट्रेच, सिर्फ एक स्ट्रेच, सिर्फ 10 सेकंड का होल्ड भी ना आपके माथे से पसीना निकाल सकता है। क्यों? सिर्फ आप फोकस्ड हो। ऐसे ही आप वॉरियर पोज में खड़े हो जाओ, बात करते रहो इधर-उधर, आपकी कंडीशन, आप फोकस नहीं हो, कुछ नहीं पता चलेगा। मैं आपको बोलूँ शांत होके ब्रीथिंग पे महसूस करो, अपनी मसल को महसूस, वो 10 सेकंड, वो 10 काउंट आपको ऐसे लगेंगे भैया मेरे क्वाड्रिसेप्स को क्या हो गया, मेरे तो पैर ऐसे हो गए, पसीना छू रहा है, गर्मी आ रही है बहुत, ऐसा। तो वो सब प्रैक्टिस में क्या है, एकाग्रता जब आती है, तो वो क्या करते हैं, हमारी स्थिति को फलीभूत करती है। तो वो यहाँ पर भी बोला गया कि हर प्रैक्टिस प्रैक्टिस नहीं है, प्रैक्टिस दोनों कर रहे हैं, एक वो जो एकाग्र होके कर रहा है, एक वो जो बिना एकाग्रता के कर रहा है। पर यहाँ पे किसको उन्होंने अभ्यास बोला? जब आप अपने चित्त को उस प्रशांत वाहिता स्थिति तक पहुँचाने के लिए प्रयास करते हो, चित्त को शांत करने के लिए प्रयास करते हो या उस मैक्सिमम क्रिस्टल क्लियर लेवल तक पहुँचाने के लिए प्रयास करते हो, उसी को हम अभ्यास कहेंगे। हर एक चीज़ अभ्यास नहीं कि बस उठ के मैंने ये किया तो मैंने अभ्यास किया। नहीं, नहीं, नहीं। उस प्रैक्टिस, आप सुबह उठे,
कोई भी XYZ हमारे जितने भी हमारे अभी साथ में एस्पिरेंट्स जुड़े हुए हैं, आप सुबह उठे, आपने किताब खोली, आप देख रहे हो, नजर मार रहे हो, 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे, क्या उसका कोई बेनिफिट है? उसको मैं पढ़ाई में कंसीडर करूं कि ना करूं, बताओ? नहीं करूंगा ना कंसीडर। क्यों करूंगा? 10 मिनट बैठे, आपने 10 मिनट में सोचा कि ये सूत्र है, मुझको ऐसे पढ़ना है, किताब बंद करी, रिपीट किया, मन किया तो लिख के देखा, मैं इस 10 मिनट को कंसीडर करूंगा ना, है ना? क्यों? क्योंकि इससे आपकी स्थिति में विकास हुआ, इसमें आप फोकस थे। बाकी आप 4 घंटे बैठो, 10 घंटे बैठो, जब नहीं पढ़ना तो फिर तो जैसे हम बचपन में करते थे, घर वाले आते थे, कॉपी खोल के बैठ जाते थे, ये तो वही स्थिति आ गई फिर वापस से ना। तो इसीलिए तो किसको अभ्यास कहेंगे? तत्र स्थितो यत्नोभ्यासा, यानी उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए। कौन सी स्थिति को? प्रशांत वाहिता स्थिति को। याद रखना, कौन सी स्थिति को? प्रशांत वाहिता स्थिति को प्राप्त करने के लिए जो हम यत्न करते हैं, यत्न अर्थात प्रयत्न करते हैं, उसी को हम क्या कहेंगे? अभ्यास कहेंगे। समझ में आया क्या बोला मैंने? तत्र स्थितो यत्नोभ्यासा, उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए जो आप प्रयत्न करते हो। कौन सी स्थिति? प्रशांत वाहिता स्थिति। उसको प्राप्त करने के लिए जो आप प्रयत्न करते हो, वही आपका क्या कहलाएगा? अभ्यास कहलाएगा। ठीक? पक्का? किसी को भी कोई यहाँ पे ऐसे कंफ्यूजन या कुछ भी पूछना हो, पूछ सकते हो। ठीक है? और वापिस से मुझे लगा कि सबके कैमरे बंद हो गए, सब लोग बढ़िया बिस्तर में आड़ा तिरछा लेट के बढ़िया क्लास के मजे ले रहे। ऐसा भी क्या क्लास है यार, बोलने के बाद खोलना पड़ रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे प्रशांत वाहिता के लिए क्या बोला उन्होंने कि रजस और तमस विकृत से रहित आप सहित हो जाना प्रशांत वाहिता स्थिति है। जब आपके चित्त में रज और तमस हट जाएगा और सत्व की मात्रा बढ़ जाएगी, तो आप बताओ ना, आपकी प्रैक्टिस में कौन ग्रोथ देगा? सात्विक प्रैक्टिस ग्रोथ देगी कि रज और तम के साथ जुड़ी प्रैक्टिस ग्रोथ देगी? कौन सी प्रैक्टिस ग्रोथ देगी? सात्विक। ऑब्वियस सी बात है। तो ये उसी के लिए कर रहे हैं। उसको संपन्न करने का साधन प्रयत्न, बल और उत्साह है। यानी प्रयत्न करना, उसके पीछे एक बल होना। आत्मबल बोल सकते हो आप, आत्मिक बल बोल सकते हो उसे, फिजिकल बल बोल सकते हो, जैसा भी आप मेंटल जो आपका फोर्स है वो बोल सकते हो। और उत्साह, एक उत्साह भी होना चाहिए ना, एक्साइटमेंट होनी चाहिए। अब क्लास आ रहे हो, क्यों आ रहे हो? क्योंकि क्लास लेनी है। अब बोल दिया ना कि हमें भैया नेट निकालना है, तो क्या करें? एक एक्साइटमेंट ही नहीं है कुछ सीखने की, तो क्लास कैसे फलीभूत होगी? मैं भी कुछ नहीं करा पाऊंगा ना उसमें। मैं तो लेक्चर दे ही रहा हूँ, मेरा लेक्चर तो ऐसा हो गया बस भैया, ऊपर से पानी डालो, नीचे तली में तुमने छेद कर रखा है, तो मैं यहाँ से पानी डालो, नीचे बहता जा रहा है, तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। उस स्थिति को संपन्न करने की इच्छा से उसके साधन का अनुष्ठान करना ही अभ्यास है। आप उस स्थिति को संपन्न करने के लिए, कौन सी स्थिति? कि मेरी नृत्य घट जाए और सुधार हो जाए। संपन्न करने की इच्छा से उसके साधनों का, अब आप उसके लिए जो जो साधन हो, आपको लगता है कि भाई मेरे को सुबह मैं 2 घंटे पढ़ूंगी या 10 मिनट पढ़ूंगी, मैं बार बार रिपीट करूंगी, जो भी आपके साधन हो, मैं उसी को अभ्यास कहूंगा। ठीक? आपका बढ़े आगे। ये था कि अभ्यास क्या है। ठीक है, समझना। जब अभ्यास और वैराग्य से उनका निरोध करना चाहिए, तो सबसे पहले अभ्यास की व्याख्या करिए। अभ्यास के 2 सूत्र हैं। पहला है कि अभ्यास क्या है? तो अभ्यास क्या है? उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए किया गया प्रयत्न ही अभ्यास है। अब दूसरा है कि अभ्यास कैसा होना चाहिए? ये दोनों अलग-अलग सूत्र को अपने दिमाग में समझाओ कि पहला है कि अभ्यास है क्या? मैं किसको बोलूँ अभ्यास? अभ्यास वो है तत्र स्थितो यत्नोभ्यासा, उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए किया गया प्रयत्न अभ्यास है। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि अभ्यास कैसा होना चाहिए? तो कैसा होना चाहिए? तो बोला सतु। अब वर्ड याद रखना, ये वर्ड आपने सुने होंगे, ठीक है? सतु दीर्घकाल नैतर्य सत्कार सेवितो दृढ़भूमि। स मतलब होता है वह, तू मतलब तो, वह अभ्यास तो, वह जो अभ्यास ऊपर चर्चा करेगी ना, चित्त को शांत करने के लिए जो आपने प्रयत्न किया, तो उसी के लिए बोल रहे हैं कि वह अभ्यास तो कैसे होना चाहिए? पहले बोला दीर्घ, दीर्घ मतलब लंबा, काल मतलब समय, लंबे समय तक। दूसरा निरंतरीय, कॉन्टिन्यूअस। ऐसा थोड़ी कि कल्पना जी ने आज क्लास ली, फिर 5 दिन क्लास नहीं ली, फिर 5 दिन बाद आए, फिर 10 दिन नहीं आए, फिर उसका 1 महीना आए, फिर 5 दिन नहीं आए, और फिर एग्जाम के बाद भैया हुआ नहीं, सर हुआ नहीं। क्यों? कॉन्टिन्यूटी नहीं थी ना। या चलो कॉन्टिन्यूअस थे, है ना, पर कितना कॉन्टिन्यूअस थे? खाली 2 महीना कॉन्टिन्यूअस थे, बाकी 2 महीना पता ही नहीं हमें कहाँ था, काम बहुत था, ये भी था, वो भी था। होगा, सब कुछ होगा। एक जगह सेक्रीफाइस करोगे तो दूसरी जगह की आपकी अभ्यास की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी।
है ना? कहीं न कहीं से कुछ तो छोड़ना पड़ेगा। 2 हाथों से आप सोचो कि मैं दोनों हाथों में 2 सेब भी पकड़ लूँ, 2 केले भी पकड़ लूँ, उसके अलावा बाकी चीज़ वो भी पकड़ लूँ, पॉसिबल नहीं है ना? अगर आपको लगता है अभी आपके लिए इम्पोर्टेंट सेब है, तो दोनों हाथों से सेब को ही पकड़ो, है ना? अगर आपको लगता है कि नहीं अभी मेरे को सेब नहीं चाहिए, मुझे इस कंडीशन में मुझे अंगूर खाना है, तो अंगूर के गुच्छे को ही पकड़ो। तो ये आपको देखना है। दोनों चीज़ मैनेज करने की कोशिश करोगे, ना तो सेब से सैटिस्फाई हो पाओगे, एक हाथ में सेब और एक हाथ में अंगूर है, थोड़ा-सा सेब खाया, यार अब दोबारा खाने का मन कर रहा है, तो दूसरे हाथ में तो है नहीं, है ना? तो अब क्या हुआ दीर्घकाल, यानी उन्होंने निरंतर तो रहे 2 महीने तक रहे, बाकी पूरे थे, यानी दीर्घकाल नहीं हो पाया। यहाँ पे जो सत्कार है, सत्कार वर्ड का यहाँ पे क्या बोला गया, वहाँ पे महर्षि व्यास जी बोलते हैं कि तपसा ब्रह्मचर्येण विद्यया श्रद्धया च संपादितः सत्कार, यानी जो आपका है ब्रह्मचर्य है, विद्या और श्रद्धा, ये 4 चीज़ें। सत्कार के अंदर 4 चीज़ आ गई, लिख लो आपने, ब्रह्मचर्य, विद्या और श्रद्धा। सेवितो, इन सबसे जो सेवन किया हुआ, ग्रहण किया हुआ होगा, 6 चीज़ें हो गई अब यहाँ पे आप पे। सूत्र में आपको भले ही 2 चीज़ दिख रही हो, दीर्घकाल और निरंतर है, पर व्यास भाष्यकार ने वो 6 चीज़ें आपको बता रहे हैं। कौन-कौन सी? पहले तो दीर्घकाल तक हो, दूसरा निरंतर हो, 2 कंडीशन तो ये हो गई। तीसरा तप, ब्रह्मचर्य, विद्या और श्रद्धा, ये 4 कंडीशन। इन सबसे जब आप उनको सेवन करोगे, सेवन मतलब ग्रहण करोगे, सेवितो से ग्रहण करोगे, तभी वो क्या करेगा? आपकी जो भूमि है, भूमि की इसका चित्त की जो अवस्था है, उसको दृढ़ करने वाला यानी मजबूत करने वाला होगा। वो आपको तब जाके ऐसा दृढ़ बनाएगा कि आप जो भी अभ्यास करना चाहो वो फलीभूत करेगा। समझ रहे हो? अब इन 6 चीज़ों को हम समझते हैं कि कैसे। पहले तो मैंने बताया कि अगर आपके पास सब चीज़ें हैं, वार्ते का दीर्घकाल, निरंतर, फिर तो ब्रह्मचर्य, विद्या, श्रद्धा, ये 6 चीज़ हो गई। 1, 2, 3, 4, 5, 6। पहली कंडीशन, आपके पास 5 चीज़ें, आप कॉन्टिन्यूअस हो, मतलब क्या होता है आपका तपोद्वंद्वानासनम, द्वंद्वों को सहना तप है। द्वंद्व मतलब दो जो विपरीत परिस्थितियां होती है, सुख दुख गर्मी सर्दी, आप पे कोई भी कंडीशन आए। अब हो सकता है कि आपके पास अभी पैसा नहीं है ना? आपको ऐसा लग रहा है अंदर से कि यार मैं कुछ कमा नहीं पा रही हूँ, कुछ नहीं कर रहा, ये स्थिति है, तब भी आप जी लगा के पढ़ रहे हो। और हो सकता है कल आपके पास भाई बहुत सारे क्लाइंट आ जाए, पर्सनल क्लास ऐसी मिल जाए भैया, बिल्कुल 15-15 20,000 वाली, और बहुत पैसा आ गया, तो भी आपकी कंडीशन वही है पढ़ाई के प्रति। ये नहीं कि आज पैसा आ गया 20,000 रुपये, लो जी पार्टी, है ना? ऐसा नहीं, तब भी आप उसी स्थिति में हो। सुख दुख आ गया, सुख मिल रहा है किसी बात से, तो भी किसी ने कुछ बोल दिया, क्या पता मैंने ही किसी बात पे डांट दिया, अब तो नहीं जाऊंगी मैं क्लास, पता नहीं कितना बनते हैं सर अपने आप को, कितने बड़े, थोड़े से तो बड़े, हमसे कैसे डांट दिया, है ना? कोई भी स्थिति हो पर आपको अपना गोल पता है, वो होता है तब, तब आप करते हो। ब्रह्मचर्य, है ना? यानी आपकी जो ओज शक्ति है उसको आप कंट्रोल में रखते हो। विद्या, नॉलेज भी आपको चीजों की करती है, और श्रद्धा, आपका फेथ भी है। लंबे समय के लिए करते हो कोई भी काम, तो क्या वो फलीभूत करेगा? नहीं करेगा। अब लंबे समय तक कर रहे हो पर कंटीन्यूअस नहीं हो, बाकी सब चीज़ें हैं, है ना? निरंतर नहीं करते हो। लंबे समय तक किया, मैंने 1 साल तक पूरा पढ़ाई करी, पर कैसे? कभी 1 महीना, कभी 15 दिन, कभी 10 दिन, फिर 2 महीना, फिर 15 दिन, 10 दिन, कभी तो कहीं चले गए, कभी कहीं चले गए, तो करेगा? नहीं करेगा। लंबे समय तक किया, कंटीन्यूअस भी किया, पर तप नहीं है। जब बुरी स्थिति आई, तब तो मन नहीं किया पढ़ने का। जब अच्छी स्थिति आई, तो दोस्तों के साथ भाग गए। किसी ने सुख दिया, तो भैया बहुत ही खुश हैं। किसी ने दुःख दिया, मेरा तो मन नहीं है जी, मैं तो नहीं करना चाहती, ये नट जा रहा है। तो हो जाएगा? तो भी नहीं होगा। चलो, च वो जो शक्ति है, उस पे ही नियंत्रण नहीं है ना? ब्रह्म जैसी विद्या को ग्रहण करने का आचरण ही नहीं है आपके अंदर, तो हो पाएगा? तो नहीं हो पाएगा। ये सारा कंडीशन है, पर नॉलेज नहीं है कि क्यों करना है, क्या करना है, क्या होगा? वो ही नहीं है, तो हो पाएगा? अब बिन आपको नॉलेज होनी चाहिए कि मैं क्यों कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, क्या इसके तरीके हैं? और उन सब के अलावा ये 5 कंडीशन आपके पास फेथ नहीं है इस चीज़ पे। आपको योग शास्त्र पे फेथ ही नहीं है कि क्या है योग? कुछ भी तो नहीं है। लोग करते हैं, ठीक है, जाते हैं, क्या करना है? ये भी तो और थेरेपी जैसा ही है। एक्सरसाइज ही तो है, आपके दिमाग में ये चल रहा है। आप योग को बस एक फिजिकल मैटर में आसन प्राणायाम तक ही लाके रुक गए। आप ये जो आध्यात्मिक बल आपको जो मिल रहा है इन आध्यात्मिक ग्रंथों से, आप इसके जो एसेंस है, आप इसको महसूस नहीं कर पा रहे हो योग को, तो आपको क्या लगता है ये आपको फलीभूत कर पाएगा? नहीं। तो जब आप इन 6 की 6 कंडीशन को फॉलो अप करते हो, तो ये क्या करता है? एक अवस्था वाला होता है।
अर्थात ये आपको उस लेवल तक ले जाएगा जहां पे आपने चित्त को एकाग्र करके जो भी चीज आप अचीव करना चाहते हो उसको अचीव कर सकते हो। एज एन स्टूडेंट, विद्यार्थी जीवन के लिए वन ऑफ द बेस्ट सूत्र है जो आपके जीवन का लक्ष्य है। अगर आपको उसको प्राप्त करना है तो ये 6 चीजें अपने दिमाग में रखो। समझ लो, जो मैं बोलता हूँ ना कि छुट्टी वुट्टी मारने का, ये करने का, वो सब इसके अंदर ही आता है। वो मैं नहीं बोल रहा, वो महर्षि पतंजलि जी बोल रहे हैं। कोई भी कंडीशन हो तो आपको तब तो करना ही है। अब वो कैसे करोगे अब हमें नहीं पता। चलेगा मासी क्या चलेगा, मासी मासी थोड़ी पढ़ाई करने से रोक रही है। किसी की मासी बोलते है कि पढ़ाई नहीं करनी, पर नहीं, हमको ऑकवर्ड लगता है कि हम वहां बैठ के पढ़ेंगे या ऐसा करेंगे। मासी बोलेगी क्या दिन भर पढ़ती रहती है, पर हमको अपना स्टैंड लेना है, हमारी जिद है तो हम पढ़ेंगे ना, कि नहीं आज शादी है, शादी में जाना जरूरी है, कि मैं नहीं जाऊंगी तो भाग जाएगी वहां से, यार शादी नहीं करेगी, दूल्हा किसको देख के नाचेगा, है ना, ऐसा। मतलब कुछ हमारे मन में ऐसा होता है। नहीं, वो सब हम चाहते हैं कि हम जाना चाहते हैं इसलिए हम जाएंगे, बाकी तो किसी की शादी नहीं रुक रही हमारे जाने ना जाने से, है ना। तो ऐसी ऐसी कंडीशंस हैं। तो यदि आप इन 6 चीजों को अपने जीवन में फॉलो करते हो अभी इन 6 महीने के, तो मुझे लगता है रिजल्ट आपके पक्ष में होगा। जो आप मेहनत करोगे बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली आपकी मेहनत का फल आपके रिजल्ट में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, दीर्घकाल, निरंतर्य और सत्कार। सत्कार के अंदर कितनी चीजें हैं, 4 चीजें। तप, ब्रह्मचर्य, विद्या और श्रद्धा। क्या क्या बोला, तप, ब्रह्मचर्य, विद्या और श्रद्धा। जब इन सब कंडीशन को आप फॉलो करोगे तो वो क्या करेगा, आपकी भूमि को दृढ़ करेगा। क्या करेगा, दृढ़ भूमि। तो सूत्र क्या है, सतु। जब हम याद करते हैं तो मेरा हमारे एक दोस्त को बोलता है कि सत्तू सत्तू खाते हैं ना, सत्तू, तो सत्तू से याद हो गया सत्तू। तो ऐसे याद करते हैं कि 14वें नंबर का सूत्र है सत्तू। सत्तु, सतु कैसे होना चाहिए, यानी स मतलब वह अभ्यास हो। कैसे होना चाहिए, दीर्घकाल निरंतर्य, दो वर्ड है, दीर्घकाल और निरंतर। निरंतर दोनों हिंदी के वर्ड है, दीर्घकाल निरंतर। वह अभ्यास तो कैसे होना चाहिए, दीर्घकाल निरंतर। और किस किस से भरा हुआ हो, सत्कार सेवितो, सत्कार से सेवित किया हुआ होगा। अगर सत्कार से ग्रहण किया हुआ होगा तो क्या करेगा, दृढ़ भूमि, आपकी भूमि को दृढ़ करेगा। बस, तो ये आपका सूत्र नंबर 14। अब इसमें किसी को कुछ पूछना है, पानी पी सकते हो सकता है अभी शाम का समय है तो धीरे धीरे नींद आ रही होगी, कोई नहीं, पानी पियो थोड़ा सा, फिर आगे बढ़ते हैं। समझ रहे हो आप लोग, है ना। जिनको पानी नहीं पीना वो उन सूत्रों को दिमाग में रिपीट करते रहो, हर की पॉइंट्स को। बढ़े आगे, ठीक है। चलिए, अभी हमने कहाँ तक कर लिया अभ्यास। हाँ, कोई कुछ पूछ रहा है, मुझे कुछ पूछ रहा आप। अच्छा वो ऐसे, नहीं नहीं कुछ। अच्छा ऐसे उंगली थी ना तो मेरे को लगा कुछ पूछना चाह रहा हूँ, ठीक है।
चलिए, वैराग्य। अब आ गया आपका वैराग्य। अभी हमने अभ्यास तक जान लिया, हमारे 14 सूत्र हो चुके हैं। अब बात करें वैराग्य की। तो सबसे पहले आपको समझा दूं, यहाँ पे वैराग्य है ना, राग रहित हो जाना। राग मतलब होता है अटैचमेंट, अटैचमेंट से हट जाना, यानी डिसअटैच हो जाना। तो डिसअटैचमेंट को हम बोलते हैं वैराग्य। दो प्रकार का होता है ना, पहले हम ये जान लेते हैं प्रकार का होता है। पहला होता है पर वैराग्य, और दूसरा है पर वैराग्य। ठीक है, अपर वैराग्य और पर वैराग्य। समझने के लिए अपर को आप समझोगे ऊपर से, ठीक है, ऊपर ऊपर से, मोटा मोटा इसको बोलते हैं, और पर को समझोगे सूक्ष्म लेवल पे। ठीक है, अभी ये समझाने के लिए खाली। अब ये जो यहाँ पे सूत्र है, ये किसका है? आपका वैराग्य का है। किसका है? वैराग्य का, याद रखना। चलिए, क्या बोलता है सूत्र, देखते हैं हम लोग। बोलता है दृष्ट अनुश्रविक, यहाँ पे भी देख करेंगे, दृष्ट अनुश्रविक क्षय वितृष्णस्य। क्या बोल? दृष्ट यानी अनुभव किए हुए या देखे हुए, जिनको हमने देखा, दृष्ट देखे हुए, और अनुश्रविक यानी सुने हुए। दृष्ट मतलब देखना, अनुश्रविक मतलब सुनना। तो देखना अर्थात अनुभव से, वहां पे जिनको आपने अनुभव किया, वर्तमान जन्म में आप जिनको भी अनुभव कर रहे हो या देख पा रहे हो, है ना। और अनुश्रविक जो आप वर्तमान समय में सुन पा रहे हो। ऐसे विषय, विषय मतलब जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने भी आपके पास ट्रेट्स हैं आसपास में, उनसे वितृष्णस्य, यानी तृष्णा मतलब होता है सेम, तृष्णा वर्ड भी आपका राग को ही रिप्रेजेंट करता है, अटैचमेंट को। वितृष्णा मतलब डिसअटैच। ठीक है, तो क्या बोला? देखे और सुने हुए विषयों से, दृष्ट और अनुश्रविक, देखे और सुने हुए विषयों से वितृष्ण से डिसअटैच हो जाना ही वैराग्य, वैराग्य है। ठीक है, अब इस वर्ड को हम बताऊंगा मैं। क्या बोला हमने? दृष्ट अनुश्रविक विषय वितृष्ण से, दृष्ट अनुश्रविक देखे, अनुश्रविक है ना, श्रवण, श्रवण मतलब सुनना ना, तो वहां से याद रखना। दृष्ट अनुश्रविक विषय वितृष्ण से, देखे और सुने हुए या अनुभव और सुने हुए विषयों से डिसअटैच हो जाना ही, राग रहित हो जाना ही क्या है? हमारा वैराग्य, वैराग्य है। कौन सा वैराग्य? पर वैराग्य है। कौन सा वैराग्य? पर वैराग्य है। जिसको क्या बोल, शिकार संज्ञा, जिसको क्या कहा गया? वशिकार संज्ञा। जिसको किसकी संज्ञा दी गई? वशिकार की संज्ञा दी गई। संज्ञा पता है ना, कुछ नाम देते ना, संज्ञा पढ़ा हिंदी में, नाउन, अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। तो किसी को नाम देने को तो बोलते राम, राम नाम की संज्ञा दी गई ना इसे। तो राम वैसे तो वो पर्सन ही है, एक लड़का ही है, पर उसको ये नाम दिया गया कि वो जो लंबा सा लड़का है ना क्लास में, उसको हम राम कहते हैं। ये बोला ना, या उसको हम श्याम कहते हैं, सब बोला। तो यहाँ पे उसी वैराग्य को क्या कहा गया? वशिकार कहा गया। क्या कहा गया? वशिकार कहा गया। यानी जो इस लेवल का वैराग्य है, देखे और सुने हुए विषयों से डिसअटैच हो जाना, आपका वशिकार नाम का अपर वैराग्य कहलाता है। समझ लो कौन सा? वशिकार नाम का अपर वैराग्य है वो। अब यहाँ पे पता लगा, वशिकार नाम का अर्थात यानी वैराग्य के बहुत सारे स्तर होंगे, उसके अंदर एक स्तर है वशिकार नाम। ठीक, तो पहले हम सूत्र को समझते हैं और फिर वशिकार की टर्मिनोलॉजी को समझ जानेंगे। सबसे पहले क्या बोला? दृष्ट अनुश्रविक, द्रि, री की मात्रा है, द्र नहीं है। दृष्ट देखे हुए, अनुश्रविक सुने हुए, विषय विषयों से, वितृष्ण से, तृष्णा मतलब लगाव, वि मतलब विमुख हो जाना या डिसअटैच हो जाना। तो देखे और सुने हुए विषयों से वितृष्ण से डिसअटैच हो जाना ही वशिकार संज्ञा वैराग्यम, यानी वशिकार नाम का अपर वैराग्य है। समझा मैंने क्या बोला? शब्द से समझो बस। दृष्ट अनुश्रविक देखे और सुने हुए विषय विषयों से, वितृष्णस्य वशिकार, वितृष्ण मतलब डिसअटैच हो जाना या राग रहित हो जाना ही वशिकार संज्ञा, वशिकार नाम का वैराग्यम, वैराग्य है या अपर वैराग्य है। ठीक है, यहाँ पर भी देखेंगे आप, वर्तमान जीवन में आपके सुने हुए विषयों की तृष्णा से रहित होगी। तृष्णा मतलब अटैचमेंट, अटैचमेंट से रहित मतलब डिसअटैच, योगी की मन इंद्रियों पर
जब उसके मन और इंद्रियों पर पूर्ण वशीकरण की अनुभूति, उसको ऐसा लगता है कि मेरी मन और इंद्रियां पूर्ण रूप से क्या है, वशीकार है, कंट्रोल में है, उसी को हम क्या कहते हैं, अपर वैराग्य है या अपर वैराग्य कहते हैं। एक समझ में आया? अब यहाँ पे वशीकार क्यों बोला गया, हम जानते हैं वशीकार क्यों बोला गया। तो जो अपर वैराग्य है ना, इसके 4 स्तर होते हैं। कितने स्तर होते हैं? 4 स्तर होते हैं। ठीक है, देखिए कौन कौन से। पहला है यतमान, ठीक है, यतमान। दूसरा है व्यतिरेक। तीसरा है एकेंद्रिय। और चौथा है वशीकार। ठीक है, क्या बोला? यतमान, व्यतिरेक, एकेंद्रिय, वशीकार। हल्की फुल्की मात्राओं का अगर गलती हो तो माफ कर देना मेरे को। ठीक है, क्या बोले मैंने? यतमान, व्यतिरेक, एकेंद्रिय और वशीकार, ये 4। ठीक है, सबसे पहला है यतमान। अच्छा, यत आपने कहीं सुना क्या अभी कुछ टाइम पहले? पुराने में बोलेंगे, हाँ, पुराने अपना दिमाग अपने पास रखे होगे। कुछ यत से कोई वर्ड सुना किसी ने? कहीं हमारे प्रीवियस सूत्र में कहीं पे मैंने मतलब बताया हो। अब यही है अवेयरनेस का खेल, कौन कितना जागा हुआ है, कौन कितना सोया हुआ है। यत्नाभ्यास है सर। हाँ हाँ हाँ, यस, यत्नाभ्यास। प्रिया जी भी आप यही कह रहे थे क्या प्रिया जी? I wasn't able to hear. अच्छा, मैंने कहा कि यतमान, यत वर्ड से रिलेटेड कोई वर्ड सुना आपने? तो जैसा मैम ने कहा, हाँ, यत्नोभ्यास, वहां पे यत्न का मतलब क्या था? प्रयास। प्रयास या प्रयत्न। ये हमारा यतमान मतलब प्रयत्न ही है। अब सबसे पहले देखे और सुने हुए वर्तमान जीवन में, अभी आपका जो अभी जीवन चल रहा है वर्तमान प्रेजेंट में, तो आप कितनी चीजें देखते हो, सुनते हो, जानते हो। किसी ने बोला कि भैया ये है जंतर मंतर में प्रोटेस्ट करना है, किसी ने बोला कि भैया सीजेपी अच्छी है, किसी ने बोला भाजपा अच्छी है, कांग्रेस अच्छी है, ऐसा ऐसा। किसी ने बोला कि ये वाला एग्जाम दो, किसी ने बोला कि योग ये वाला करो, किसी ने बोला एरियल योगा करो हवा में उड़ के, किसी ने बोला कि भैया हॉट योगा करो। 100 चीजें आपने सुन ली, है ना, 100 चीज आपने सुन ली। ऐसे देखे हुए और सुने हुए विषय भी किसी ने सुनाया आपको, कहीं कहीं पर आपने देखा यार कैसा होता है ये वाला योगा। किसी ने बोला वाटर योगा कि पानी में खड़े होकर करेंगे जी, बहुत बढ़िया रहेगा, हल्की हल्की हो जाएगी बॉडी, ऐसे भी आपने सुना, है ना। अब आपने क्या किया, ऐसे देखे हुए सुने हुए विषयों से आप सबसे पहले क्या करते हो, प्रयत्न करते हो क्या, हटने का। पहले लेवल पे जो हमारा वैराग्य होता है, वो ऐसे विषयों से हटना होता है जिनको हमने देखा। तो अब पहले आप क्या करते हो, कोशिश करते हो। सपोज करो कि पूजा जी हैं, तो पूजा जी ने सुना कि उनके अंदर जैसे कुछ क्वालिटीज हैं जिसे वो बहुत जल्दी गुस्सा कर देती हैं, है ना। उनके अंदर एक क्वालिटी बहुत जल्दी गुस्सा कर देती हैं, और क्या बोलते हैं, जब गुस्से में होती हैं तो भैया किसी को कुछ गलत भी कह देती हैं। एक दो और बुरी हैबिट अपने मन से सोच लो सब लोग, ठीक है, पूजा जी के बारे में सोच लो, ठीक है। तो ऐसे उनके पास 3 4, ये 6 या 5 हमने बोला कि वो हैं, क्या है, कुछ बुरी चीजें हैं। वो क्या करेंगे जब उनको वैराग्य करना है, छोड़ना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले प्रयत्न करेंगे ना कि हो जाएगा, सीधा हो जाएगा क्या, कि आज रात सोई सपने में सोच के, ना जी सुबह उठ के 7 गलतियां तो बिल्कुल नहीं करूंगी, और सुबह उठा लला, खत्म। ऐसा होगा? नहीं होगा ना। क्या करेंगे, प्रयत्न करेंगे। तो पहली स्थिति क्या है आपकी, प्रयत्न करने वाली, जिसको क्या बोला गया, यतमान। यहाँ पे आप प्रयत्न कर रहे हो अपने अंदर के ट्रेट्स को हटाने का, या जो मोटे मोटे तौर पे कि यार मैं यार वो खाती थी, मैं तो चिप्स वगैरह खाती थी, मैं वो नहीं खाऊंगी, है ना। कि पूजा जी चिप्स वगैरह बहुत खाती थी, कुरकुरे बहुत पसंद थे उनको, चाउमीन पसंद थे, उन्होंने क्या बोला कि मैं ये नहीं खाऊंगी। ठीक है, अभी लहसुन प्याज तो चलो चलो कोई नहीं, घर में बनता है तो क्या कर सकते हैं, तो मैं ये नहीं खाऊंगी। तो उन्होंने क्या किया, प्रयत्न किया। चलो, मानो ये चीजें उन्होंने छोड़ दी, पैकेजिंग छोड़ दी, फास्ट फूड छोड़ दिया। अब आ गया व्यतिरेक। व्यतिरेक मतलब होता है पृथक पृथक करना। क्या होता है, पृथक पृथक, अलग अलग चीज को आप बोल सकते हो।
पृथक पृथक करना मतलब अब जब पूजा जी ने चीजों को छोड़ा तो उन्होंने क्या देखा अगला स्टेप कि यार मैंने इन तीन चीजों पे तो कंट्रोल कर लिया, 1 महीना हो गया मैंने इन सब चीजों को नहीं खाया, पर इस मेरा गुस्सा करने की आदत है और ये जो घर में थोड़ा बहुत हम वो बन जाता है, कुछ ना कुछ चटपटा बन जाता है, बहुत मिर्च विर्च वाला खाना बन जाता है, वो नहीं छूट पा रहा है। तो इन्होंने क्या किया, पृथक पृथक किया ना अपने दिमाग में कि इन चीजों पर काम हो गया है और इन चीजों पे काम करना है। यही तो हुई सेकंड कंडीशन। पहले तो कोशिश करी, कोशिश करने के बाद कुछ चीजों पे वो सच में कंट्रोल कर लेंगी, कुछ चीजों पे नहीं हो पाएगा या काम चल रहा होगा। तो उन्होंने क्या किया, व्यतिरेक यानी पृथक पृथक किया कि इन चीजों पे मैंने काम कर लिया है, इन चीजों पे काम चल रहा है और इन चीजों पे काम करूंगी, ऐसा। तीसरा हो गया एक इंद्रिय। एक इंद्रिय मतलब अब पूजा जी ने 6 की 6 चीजों पे आदत हासिल कर ली। हो गया 1 साल हो गया। कितना हो गया पूजा जी को, 1 साल हो गया। अब पूजा जी कहीं बैठी हैं, सामने आ गई नैन्सी जी। नैन्सी जी के हाथ में 20 वाला कुरकुरे का पैकेट और उन्होंने यूं फाड़ा और पूजा जी यानी जो रसना इंद्रिय थी वो जागृत हो गई। मतलब विषयों को छोड़ तो दिया है पर एक इंद्रिय अर्थात उत्सुकता, अभी उस पदार्थ के प्रति जो उत्सुकता है वो भी बनी हुई है। समझ रहे हो कि चोरी, चोर ने चोरी करनी तो छोड़ दी, पर अब किसी का पर्स दिख रहा है रखा हुआ यार, या किसी का फोन पड़ा हुआ दिख रहा है, गायब कर दूंगा तो भैया आज तो कमाल ही हो जाएगा। 50-60 हजार का फोन है, इसके पर्स में कितना पैसा है ना। मतलब वो भाव बना हुआ है अभी, वो एक उत्सुकता का भाव बना हुआ है। तो वो होता है एक इंद्रिय, यानी एक मोटे रूप से कि एक इंद्रिय आपके अभी भी जागी हुई जो विषय के प्रति भागना चाहती है। ये सब भी कर लिया। अब आ गया आपकी अंतिम स्थिति वशीकार, अर्थात नैन्सी क्या पूरी की पूरी क्लास, पूजा जी बीच में बैठी हैं और सब कोई कुरकुरे, कोई लेज, कोई नटखट वटखट पता नहीं क्या क्या नमकीन नमकीन बिस्किट वास्किट सब लेके बैठे हैं और यूं फाड़ा। पूजा जी टस से मस नहीं, पूजा जी को आवाज भी नहीं सुनाई दी। पूजा जी अपनी पढ़ाई में इतना मग्न है, इतना मग्न है कि उनका ध्यान वहां पे क्या ही नहीं, यानी पूर्णतः वशीकार हो गया, फुल्ली कंट्रोल्ड। यानी उनके जीवा में कोई रस भी नहीं आया, उनको ये याद भी नहीं आया कि ऐसी कोई चीज भी है। तो बोलते हैं वशीकार। इस लेवल का जो वैराग्य है उसी को हम क्या कहते हैं, वैराग्य कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, अपर वैराग्य। इस लेवल का जो अपर वैराग्य है वो हमारा क्या होता है, दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्ण से, यानी देखे और सुने हुए जितने भी विषय हैं उनसे सबसे आप जब पूर्ण रूप से हट जाते हो कि उन पदार्थों का या उन विषयों का आप पे प्रभाव भी ना पड़े, तो उसी को हम क्या कहते हैं, वशीकार नाम का अपर वैराग्य कहते हैं। समझ में आया, यस नो। यतमान, व्यतिरेक, एक इंद्रिय, वशीकार। एक बार ये प्रश्न आ रखा है आपका बहुत पहले, ये 4 स्थितियां पूछी गई हैं। ठीक है, तो जो मैं बता रहा हूँ सब काम का बता रहा हूँ। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। दूसरा, सूत्र के वर्डों को याद रखना है। कभी कभी हो जाता है कि आपको इतना सूत्र दे देंगे, बीच में बोलेंगे वशीकार संज्ञा, संज्ञा वशीकार, उल्टा सीधा भी दे देंगे, वितृष्ण से संज्ञा, कुछ भी दे सकते हैं, एक इंद्रिय संज्ञा। पर आपको याद रखना है कि सूत्र क्या बोलता है एग्जैक्ट। जिसको सूत्र याद है वो योग सूत्र के जो अगर कुछ 10 15 20 क्वेश्चन आते हैं तो वो 99% क्वेश्चन बिल्कुल हिट कर सकता है सिर्फ सूत्र याद होने से। ठीक है, तो क्या बोला हमने, दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्ण से वशीकार संज्ञा वैराग्यम। दृष्ट अनुश्रविक विषय, देखे और सुने हुए विषय, वितृष्ण से डिसअटैच हो जाना ही वशीकार संज्ञा, यानी उसको वशीकार नाम कहा गया। और वशीकार नाम का क्या है, वो वैराग्यम अपर वैराग्य है। ठीक है, तो ये सब आप वर्तमान जीवन में करो ना। अभी देखो ये जो चीजें मैंने बताई पूजा जी को लेके कि वो ये खाना या ये वाली चीजें हैं, ये कैसी है, सांसारिक लेवल पे है ना अभी। कौन से लेवल पे, सांसारिक लेवल पे, तो इसलिए मैंने क्या बोला, ऊपर ऊपर का वैराग्य। अभी ये मोटे तौर का वैराग्य है कि मैंने तो ये छोड़ दिया, मैंने तो वो छोड़ दिया। अभी ये खाली इसी लेवल पे है, पदार्थों को छोड़ने में, मटेरियलिस्टिक लेवल पे है। समझ में आया, यस नो। इससे ऊपर का लेवल क्या है, तो देखो क्या बोला आपको, यह है आपका पर वैराग्य। कैसे पता चलता है पर वैराग्य, परम, परम वर्ड है, याद रख, परम वर्ड से पर वैराग्य के बारे में बोला गया है। ठीक है, तो बोला तत्परम, वह पर वैराग्य सबसे ऊंचा वैराग्य है ना। अपर वैराग्य तो नॉर्मल हो गया, पर जो परम पर वैराग्य वो सबसे ऊंचा वैराग्य, अपर लेवल का वैराग्य। अब जब अपर लेवल का वैराग्य होगा तो सेक्रीफाइस भी तो अपर लेवल का होगा, कि खाली चाय छोड़ने से हो जाएगा काम, नहीं, चाय वाय छोड़ के आ गए, आप ऊपर आ गए।
अब ये वैचारिक लेवल पे है, ये आत्मिक लेवल पे है, गुणों के लेवल पे है ना। उससे सूक्ष्म क्या रहा है, गुण, आत्मा, प्रकृति के गुण, ये सब चीजें। तो बोला वह पर वैराग्य सबसे ऊंचा वैराग्य है। पुरुष ख्याते, पुरुष क्या होता है, प्रकृति पुरुष में से पुरुष क्या होता है, चैतन्य आत्मा। जीवात्मा या आत्मा। ठीक है। ख्याति मतलब क्या होता है, विवेक ख्याति में वर्ड आता है, ख्याति मतलब मैंने बताया, ज्ञान। ज्ञान। ठीक है। और तृष्णा मतलब राग या अटैचमेंट, और वितृष्णा मतलब इस अटैचमेंट या अच्छा। विराग या विराग होना। ठीक है। तो मतलब उस मतलब पर वैराग्य में, उस पर वैराग्य में पुरुष ख्याते, पुरुष ख्याते मतलब पुरुष ज्ञान, आत्मा का ज्ञान। क्या बोला, उस पर वैराग्य में पुरुष ख्याते यानी जीवात्मा का साक्षात्कार होने से गुण, गुण, गुण कौन कौन से, गुण कौन कौन से हमारे, जानते हो गुण कौन से हैं? सत्य, रजस, तमस। गुण, उनसे भी तृष्णाम हो जाता है, यानी राग रहित हो जाता है। अब जो अपर वैराग्य था वो तो सांसारिक लेवल पे था, मटेरियलिस्टिक लेवल पे था, देखे और सुने हुए विषयों से था। पर आप जब अपर वैराग्य, पर वैराग्य में पहुंचोगे, तो उस पर वैराग्य में जो जीवात्मा का ज्ञान होने से अब आपने जब पूरी सांसारिक चीजों से हट गए, तो अब आप शांत चित्त हो गए, और अब आपका ध्यान कहाँ पे पहुंच गया कि जीवात्मा क्या है। और जैसे ही आपने जीवात्मा को जाना, तो जीवात्मा को जानने से या जीवात्मा का साक्षात्कार होने से, उसको अनुभव कर लेने से कि मैं एक आत्म स्वरूप हूँ, जो गुण है, गुण मतलब जो आपके सतरस्तम, ये जो गुण है, आप इनसे भी डिसअटैच हो जाते हो, यानी आप पे गुणों का प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। जैसे गुणा गुणेषु वर्तन्ते, भगवत गीता बोलते हैं ना कि गुण ही गुणों को बरत रहे हैं। पर हमको क्या लगता है, कर्ता हम इति मन्यते, कि मनुष्य को क्या लगता है कि मैं करता हूँ, ये जो ये काम किया ना ये मैंने किया, नहीं नहीं नहीं। सत्य प्रधान हुआ तो आप बैठ गए मंदिर के सामने पूजा करने के लिए, रस प्रधान हुआ तो आप चले गए कुछ खेलने पेलने के लिए, है ना। तमस प्रधान हुआ तो आपने किसी को कुछ बोल दिया, कुछ गलत बोल दिया, यहाँ पे पड़े हो आलस्य में, यही तो हुआ। तो वो गुणों के प्रधान होने की वजह से हो रहा है। पर उस पर वैराग्य के लेवल पे पुरुष ज्ञान हो जाता है, यानी आत्मा का ज्ञान, जीवात्मा का ज्ञान होने से आप क्या करते हो, गुणों से भी वितृष्णा हो जाते हो। वो जो गुण आपको प्रभावित कर रहे थे ना, आप उस गुणों से भी प्रभावित नहीं होते हो, उनसे भी डिसअटैच हो जाते हो। उसी को हम क्या बोलते हैं, पर वैराग्य। समझ लो, मतलब अब देखो ना, सबसे पहले हम प्रकृति पुरुष के बारे में जानते हैं, प्रकृति है या पुरुष है। तो ये चीज़ किसके मतलब प्रकृति के गुण है ना, आप उसका ज्ञान कर लिया, इसका प्रभाव क्यों पड़ेगा, आप तो पहले ही हट गए उससे, हो गए कि नहीं हो गए। जो तीनों गुण है वो किसके हैं, वो प्रकृति के, प्रकृति प्रत्येक कण तीनों गुण से विद्यमान है, सतरस्तम उसमें तीनों चीजें विद्यमान है। आपको तो किसका ज्ञान होगा, आत्मा का ज्ञान होने से अब आपको तीनों गुणों का प्रभाव क्यों पड़ेगा, क्योंकि तीनों गुणों का प्रभाव तो पड़ रहा, प्रकृति से जुड़े रहते हैं, प्रकृति के ज्ञान से ओझल रहते। पर आप ओझल तो हो नहीं, आप उससे हट चुके हो, है ना। तो क्या होता है, तत्परम, उस पर वैराग्य में पुरुष ख्याते, पुरुष ज्ञान या जीवात्मा का ज्ञान होने से गुण व तृष्णा, जो हमारे गुण हैं, हम उनसे भी डिसअटैच हो जाते हैं। समझ में आया, है सबसे ऊंचा वैराग्य है कि जीवात्मा के साक्षात्कार से गुण मात्र से कृष्ण में हो जाना है। जब आप जीवात्मा के साक्षात्कार होने पर गुणों से भी विराग हो जाओगे, डिसअटैच हो जाओगे, उसी को मैं पर वैराग्य कहूंगा। ऐसे भी बोल सकता आप सूत्रकार। तत्परम, उस पर वैराग्य में पुरुष ख्याते, पुरुष ज्ञान होने पर या जीवात्मा का ज्ञान होने पर गुणवय तृष्णाम, आप गुणों से भी डिसअटैच हो जाते हो, वही हमारा क्या है, पर वैराग्य है। समझ में आया, यस नो, नहीं आया तो पूछ सकते हो, मैं फिर बता दूंगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अभ्यास और वैराग्य तक तो जान लिया। सबसे पहले क्या जाना हमने, हमने बोला कि भैया हम निरोध कैसे करेंगे, निरोध का उपाय क्या था, बोला अभ्यास वैराग्य अभ्याम तक निरोधा, अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से हम उन जो हमारे अंदर वृत्तियां हैं उनका निरोध करें। बोला कि अभ्यास क्या है, तो क्या बोला, तत्र स्थितो यत्नोभ्यासा, उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए जो आप प्रयत्न करते हो वही अभ्यास है। जी कौन सी स्थिति,
तो उन्होंने बोला प्रशांत वाहिता स्थिति। चित्त की प्रशांत वाहिता स्थिति को प्राप्त करने के लिए जो आप प्रयत्न कर रहे हो वही आपका अभ्यास है। तो पूछा अभ्यास कैसा होना चाहिए, अगर वो अभ्यास तो वो अभ्यास कैसा हो, तो बोला कि सतु वह अभ्यास तो दीर्घकाल, नैरंतर्य और सत्कार। दीर्घकाल, निरंतर, सत्कार, सेवितो सेवन किया हुआ, इन तीन चीजों से जो सेवन किया हुआ होगा, दृढ़ भूमि वो आपकी भूमि को दृढ़ करेगा। तो सत्कार के अंदर क्या क्या चीजें आती है, तप, ब्रह्मचर्य, विद्या, श्रद्धा। क्या क्या आती है, तप, ब्रह्मचर्य, विद्या, श्रद्धा। यानी इन 6 प्रॉपर्टीज से जो युक्त होगा, इन 6 प्रॉपर्टीज के साथ जो आप प्रैक्टिस करते हो, तो वो आपकी अवस्था को, आपके चित्त की अवस्था को दृढ़ बनाता है। अब बोला, अब हम वैराग्य के बारे में आते हैं कि वैराग्य क्या है। तो बोला 2 प्रकार का वैराग्य है, अपर वैराग्य और पर वैराग्य। अपर मतलब ऊपर ऊपर, तो ऊपर ऊपर मुझे संसार दिख रहा है और मैं इसके बारे में जान रहा हूं, यानी दृष्ट और अनुश्रविक, देखे और सुने हुए, ये सब क्या है, विषय है। तो दृष्ट अनुश्रविक विषय वितृष्ण से, इनसे मैं क्या हो जाऊंगा, डिसअटैच, क्योंकि वैराग्य मतलब डिसअटैच। वितृष्ण से इसको क्या नाम दिया, वशिकार संज्ञा वैराग्यम। ये वशिकार नाम का अपर वैराग्य है। तो वशिकार संज्ञा जब हमको बोला, तो अपर वैराग्य कितने लेवल है, इन्होंने बोला 4 लेवल है। कौन कौन से, यतमान, व्यतिरेक, एकिंद्रिय और वशिकार। क्या बोला, यतमान, व्यतिरेक, एकिंद्र, वशिकार। यतमान मतलब यत्न, प्रयत्न कर रहे हो चीजों को छोड़ने का। व्यतिरेक, पृथक पृथक, इन चीजों को मैंने छोड़ दिया है, इन चीजों को मैं छोड़ रहा हूं और इन चीजों को छोड़ूंगा, उनको अलग अलग जानना। एक इंद्रिय अर्थात उत्सुकता का भाव बने रहना, मन के अंदर जिज्ञास से रहना कि यार छोड़ तो दिया पर अभी भी एक इंद्रिय ऐसी है, या आपके अंदर ऐसा भाव है कि जब वो पदार्थ आपके सामने आता है, किसी को रसगुल्ला किसने छोड़ दिया पर 1 साल बाद भी आज रसगुल्ला सामने आएगा तो जीभ ऐसे बोलेगी मिल जाता तो मजा आ जाता, है ना। और लास्ट है वशीकार, कि आपकी इंद्रियों पे पूर्णतः नियंत्रण, कि कोई पदार्थ आपके सामने आ जाए पर आपके चित्त के अंदर वो स्थिति ही उत्पन्न ना हो, तो उसको बोलते हैं वशीकार। तो उस लेवल का जो वशीकरण है उसी को हम अपर वैराग्य कहते हैं। तो बोला पर वैराग्य क्या है, तो पर वैराग्य ऊंचा वैराग्य, सबसे ऊंचा वैराग्य। वो ऊंचा वैराग्य कैसा, जब मैंने जीवात्मा का ज्ञान किया, यानी पुरुष ख्याते, जब मैंने जीवात्मा का ज्ञान किया तो उससे गुणों से भी वितृष्णा हो गई, यानी मेरे पे गुणों का भी प्रभाव नहीं पड़ा, मैं गुणों से भी रहित हो गया, उसी को मैंने पर वैराग्य कहा। तो यहां तक हमारा क्या हो गया, वैराग्य तक का सूत्र हो गया। ठीक, एक सूत्र और करते हैं हम लोग, संप्रज्ञात, फिर असंप्रज्ञात से कल पढ़ लेंगे। ठीक है, सर एक चीज पूछना था। पूछो, पूछो। हाँ, यहाँ जो गुणों की बात हुई, मतलब किस कौन सी गुणों की बात हुई है? 3 सतरस्तम, यही 3 गुण। जब बस भी हाँ यही। योग दर्शन में आते हैं यही 3 गुण है, इन्हीं से ही हमारे जो विचार, हमारी चीजें बन रही है वो इन्हीं से ही बन रही है। सत्व है तो अच्छे गुण आपके अंदर आएंगे, है ना। हम्म। सत्य का पालन करना, अहिंसा का पालन करना, किसी के प्रति दया, करुणा, है ना, मित्रता का भाव दिखाना, ये सब चीजें आपके अंदर आएगी। रजत आप थोड़े चंचल होंगे, किसी न किसी कार्य के प्रति क्रियाशील होंगे, है ना। और वहीं जब आपके अंदर तमस बढ़ेगा तो थोड़ा थोड़ा निद्रा, आलस्य, चंचलता, लोभ, क्रोध, मोह, मद, मत्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, ऐसे अनेक विचार आ जाएंगे। तो इन सब की वजह से ही मनुष्य कोई ना कोई क्रियाविधि में लिप्त रहता है। मैंने बताया था ना कि आप सुबह से शाम तक भी देखोगे तो आप तीनों समय में सात्विक नहीं रहोगे। अपने आप कहते हैं गुणों का प्रभाव बदलता रहता है, हमको क्या लगता है, हमको पता ही नहीं चलता। इवन इंसान म्यूजिक भी उसके अकॉर्डिंग सुनता है, अच्छा होगा तो कभी भगवान के गाने सुन रहा, कभी तो डुपचिक डुपचिक सुन रहा, कभी तो पता नहीं क्या ही सुन रहा, है ना। तो ऐसी स्थिति पड़ती है ना, तो वही हमको यहाँ पे बताया गया कि जब आप उस जीवात्मा, सोचो ना जीवात्मा कहाँ है, जीवात्मा का आप कब ज्ञान करोगे, जब आप प्रकृति से हटोगे। बिना प्रकृति से हटे जीवात्मा का ज्ञान नहीं हो सकता। अभी तक भी हम प्रकृति से जुड़े हुए ना, तो हम सिर्फ सुन पा रहे हैं पर हमें ज्ञान नहीं है कि ये जीवात्मा है क्या। जिस दिन ज्ञान हो जाएगा तो हमें किसी चीज का मोह ही नहीं रहेगा। एक्चुअल बात ये है ना। हम इन पदार्थों से क्यों जुड़े हुए हैं, हम कोई ना कोई बहाना देते हैं ना अपने आप को कि जरूरी है, इस जीवन में जी रहे हैं तो ऐसा करना जरूरी है, ये चीज ऐसा है वैसा है, नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, सब बहाने हैं। एक्चुअल में क्या है, हमको अभी बोध ही नहीं है, हमें सिर्फ पता चला, इंफॉर्मेशन है, ज्ञान नहीं है। समझ रहे हो डिफरेंस है ना इंफॉर्मेशन में और नॉलेज में। नॉलेज में नो आप जान जाते हो, पर इंफॉर्मेशन में सिर्फ आपको उसका प्रारूप पता है, आप पास एक चिट्ठा है, उसमें क्या लिखा है आपको ये पता है, पर वो होता क्या है आपको ये नहीं पता। ऐसे आप पे भी इंफॉर्मेशन पास हो रही है कि अच्छा प्रकृति पुरुष, मैं तो समझ पा रही हूँ, शरीर अलग है मैं अलग हूँ, पर ये सिर्फ बोलने की बात है, समझ नहीं पा रहे हैं।
समझ जाएंगे तो जो शरीर की भावनाएं हैं और पदार्थों के पीछे जो ग्रहण करने की हमारी इच्छा है वो कम होने लग जाएगी, क्योंकि उससे कुछ होना तो है नहीं, है ना। हमको जब पता चल जाएगा कि भैया हम जो भी खा रहे हैं उसमें कितने पेस्टिसाइड हैं, या हम जो ये बाहर की चीजें खा रहे हैं, चिप्स कुरकुरे ये वो असला जो भी चीजें हैं A to Z, उसमें है क्या? कुछ भी नहीं है। क्यों खा रहे हैं? जीवा की वजह से, कि जीवा को स्वाद है तो खाना है, क्या कर सकते हैं। कोई सेंस नहीं है एक्चुअल में किसी को ले कि मैंने भैया एक प्लेट चाउमीन खाई और मेरे डोले देखो, आप बिल्कुल इतना मोटा हो गया सर, मैं इतना हेल्दी हूँ, मेरा चेहरा खिल के बाहर आ गया। नहीं, बस वो स्वाद है, मुंह लग गया तो खा रहे हैं। यही तो है। जो कोई इंसान नॉनवेज वगैरह को अगर प्रेफर करता है तो ऐसा नहीं कि कंडीशन है, लोग बोलते हैं कि प्रोटीन मिलता है, ये मिलता है, ऐसे 100 बातें कहते हैं। ऑब्वियस सी बात ये है कि अपनी जीवा से बंधा हुआ है, उसको वो स्वाद पसंद है, बस बात खत्म, है ना। उसको वो नॉलेज नहीं है, उसको बोध नहीं है कि भाई प्राण क्या चीज है, प्राण ऊर्जा क्या चीज है। जैसे हमें हमें ऐसा लगता है कि भाई हमारे ऊपर कोई बंदूक रख दे तो मेरे तो हाथ पर ऐसे कांप जाए कि भैया पूरे रोंगटे सारे ऐसे खड़े हो जाएंगे बिल्कुल बाहर आने के लिए। तो ऐसे कोई और भी है जीव, तो ऐसे अलग अलग चीजें हैं। तो हमको वही समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम कैसे कैसे करके, जिस जैसे आप योग की इन चीजों को जानते हो वैसे वैसे आपकी इच्छाएं अपने आप कम होती है। कोई करवाता नहीं है कम एक्चुअल में, है ना। नॉलेज ही आपको चीजें कम करेगी, जब आपको चीजों में कमी दिखेगी तभी तो छोड़ोगे। तो योग आपको ये पारदर्शिता ही देता है कि आप चीजों को समझ पाओ कि सच में नेसेसरी है, कि अगर नहीं खाओगे तो ऐसा थोड़ी है कि भैया जीवन आज सांस नहीं आ रही, जब तक मोमो मुंह के अंदर जाएगा तब तक सांस, ऐसा होगा नहीं होगा बिल्कुल भी। ऐसी स्थितियों का बोध कराना ही योग का हमारा मेन है। ये तो मैं फिर भी सांसारिक बता रहा हूँ, और भी सूक्ष्म लेवल पर आपके चेतना के स्तर को वो हायर करेगी। आप जब इन सब चीजों को जानने का तब संसार को थोड़ा अलग दृष्टिकोण से देखोगे, ये आप खुद महसूस करोगे। आपको इरिटेशन भी हो सकती है, ऐसा नहीं है, गलत चीजों से इरिटेशन भी हो सकती है, पर वो भी एक फेज होगा। आपको उससे भी प्रभावित नहीं होना है कि लोग क्यों कर रहे हैं, मैं शांत हो जाती हूँ। मैं क्या कहूँ, क्यों कहूँ, शांत ठीक हूँ। मुझे क्या करना है, मैं किन को प्रभावित करती हूँ, मेरे साथ कौन लोग जुड़े हैं, मैं सही ज्ञान किन किन को बांट सकती हूँ, आप उन पे प्रेरित रहो, उन पे फोकस करो, है ना। अपुण्य आत्मा के प्रति वैसे ही उदासीन हो जाना है। अपुण्य आत्मा को आप एक बार समझा दोगे, 2 बार समझा दोगे, तीसरी बार नहीं, कोई फायदा नहीं, है ना। अब आप सोचोगे कि भैया मैं भैंस के सामने बीन बजाऊं और वो ऐसे नाचे, हो नहीं सकता ना, पॉसिबल नहीं। वही चीज हमको समझनी है। ठीक है, चलिए। तो हम आगे थे हमारे संप्रज्ञात समाधि पे। तो संप्रज्ञात समाधि क्या है? लास्ट सूत्र हम लोग पढ़ रहे हैं, वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, रूप अनुगमात संप्रज्ञात। यहाँ पे बेसिक तौर पे संप्रज्ञात यानी जो संप्रज्ञात समाधि है हमारी, इसके 4 स्तर बता रखे हैं, या 4 लेवल बता रखे हैं, 4 प्रकार बता रखे हैं। ठीक है, पहले वितर्क, वितर्क रूप समाधि संप्रज्ञात समाधि, दूसरा विचार रूप संप्रज्ञात समाधि, तीसरा आनंद रूप संप्रज्ञात समाधि, और चौथा अस्मिता रूप संप्रज्ञात समाधि। ठीक है। अब वितर्क मतलब होता है स्थूल विषय, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ग्रॉस ऑब्जेक्ट या स्थूल, जो स्थूल विषय, ऐसे स्थूल विषयों में समाधि लग जाना। ठीक है, स्थूल विषय पर जब आप चिंतन करते हो, जब आप उन चीजों का साक्षात्कार करते हो, स्थूल चीजें मतलब कि जो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, है ना। अब आपको मटेरियलिस्टिक चीजों से प्रभाव नहीं पड़ता कि नहीं नहीं मेरी तो कोई ऐसी इच्छा नहीं है कि यार मैं ऐसे कोई कपड़े पहनूं, या मुझे ऐसे कोई इच्छा नहीं कि मैं ये पदार्थ का सेवन करूं। तो अब ऐसी चीजों से आप क्या हो गए, ऊपर उठ गए स्थूल चीजों से, तो हो गया आपके वितर्क, स्थूल चीजों से उठने वाली। ठीक है, विचार हो गया आपका सब्टल ऑब्जेक्ट या आपका सूक्ष्म विषय। ठीक है, स्थूल में पंच तत्व से रिलेटेड मान लो, जो 5 तत्व है हमारे स्थूल, उनसे मान लो आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, जो 5 हमारी चीजें हैं। तो हर एक मटेरियल जो बना हुआ है वो पंच तत्वों से ही बना हुआ है। तो इसलिए जब आप स्थूल विषयों से हट जाते हो तो वो क्या हो गया आपका, वो हो गया आपका वितर्क रूप समाधि। ठीक है, क्या हो गया, वितर्क रूप समाधि। वितर्क मतलब स्थूल विषय, स्थूल मतलब ऑब्जेक्ट जो आपके स्थूल है, जो आपके ग्रॉस ऑब्जेक्ट्स हैं, इनसे रिलेटेड। विचार हो गए सूक्ष्म विषय, यानी पंच तन्मात्राएं, 5 तन्मात्रा। तन्मात्रा मतलब शब्द स्पर्श रूप रस गंध, कि आपने पहली स्थिति में क्या किया। जैसे कि अब मैं किसको लूं, मैं नेहा जी को ले लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, अब नेहा जी हैं, तो नेहा जी ने पहले क्या करी, वितर्क रूप संप्रज्ञात समाधि, संप्रज्ञात, प्रज्ञा मतलब बुद्धि, सम मतलब साथ, बुद्धि के साथ, यानी लॉजिकली, समझ लो, फोर्सफुली,
तो अपने लॉजिक के साथ जान के ज्ञान द्वारा क्या किया कि इन पदार्थों को छोड़ना है। इन पदार्थों को मैंने जान लिया और इसकी मेरे को कोई जरूरत नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अब रसगुल्ला जो वो खाती थी या काजू कतली, रसगुल्ला रसगुल्ला बहुत हो गया, काजू कतली दूसरी मिठाई पे आ जाते हैं, तो काजू कतली खाती थी, उन्होंने उसको छोड़ दिया। तो ये पंच तत्व से यानी स्थूल विषय था, उसको छोड़ दिया, उस पर उसकी समाधि लग गई। दूसरी विचार रूप, अब लग तो गई पर उसका रस भी तो होगा, उस पदार्थ है, पदार्थ का रस होगा, टेस्ट होगा। अब उस टेस्ट में तो समाधि नहीं लगी ना, टेस्ट तो याद आएगा भी कि नहीं आएगा, आएगा। चलो ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, दूसरे के विचार रूप जो पंच तन्मात्राएं, ऐसे जो मैं टेस्ट बता रहा हूँ ऐसे कोई शब्द भी हो सकते हैं, है ना। पांच तन्मात्राएं कौन सी हमारी, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। किस चीज का स्पर्श है, अब कोई कंबल में सोने वाला बंदा मैट पे सोएगा तो उसको ऑकवर्ड तो लगेगा ना, यानी उसको वो एसेंस याद है, उसको वो स्पर्श याद है कि कैसा होता है। चलो अब वो क्या गए विचार रूप में, यानी शब्द स्पर्श रूप रस गंध हमारी तन्मात्राएं थी वो उससे ऊपर उठ गए, उठ गए ऊपर। तीसरा की आनंद, आनंद मतलब हो गया सुख या आह्लाद, आह्लाद मतलब सुख ही होता है, सुख, आनंद। आनंद मतलब काजू काजू कतली खाई, काजू कतली का टेस्ट, और टेस्ट के बाद जो सुख मिलता है, अभी वो सुख का भी तो त्याग नहीं हुआ है ना। सुख का त्याग हो जाता तो पदार्थ को खाने की दोबारा इच्छा ही जनरेट नहीं होती, सही बात नहीं है। हमें पदार्थ हमने दोबारा क्यों खाया, क्योंकि उसको खाने के बाद जो सुख उत्पन्न हुआ, उसने दोबारा कहा कि इस पदार्थ को खाओ। केवल स्वाद नहीं, उस स्वाद के बाद एक स्थिति और घटित हुई ना, ये हो गया कि काजू कतली। देखो बढ़िया से थोड़ी सी गलत बना दी मैंने, ठीक है। इसको खाया आपने ना, जिस भी इंसान ने इसको खाया, खाने के बाद पहली चीज तो हुई काजू कतली, दूसरा हो गया इसका रस, और तीसरा हो गया इससे निकलने वाला सुख। सुख ग्रहण हुआ, तभी बार बार साइकिल जनरेट हो रहा है खाने का। तीसरी स्थिति सुख वाली, अस्मिता। तो आपने इस जो सुख का लेवल था इसको भी जान लिया कि ये सुख भी कुछ नहीं है, सुख भी बंधन का कारण है, और आपने इस पर भी समाधि को प्राप्त कर लिया। और लास्ट है आपका अस्मिता। अस्मिता अर्थात जीवात्मा को बोलते हैं अस्मिता, ठीक है। कहीं पर मैप को भी बोलते हैं, पर यहाँ पे अस्मिता है कि मैं का भाव, कि मैंने कोई चीज खाई, या जो अस्तित्व है कि भाई मैं खाता हूं तो मुझको ऐसा फील होता है, या जो मैं हूं, मैं ये शरीर हूं, वो जो अस्तित्व का बोध कराने वाला मैं होता है। जब आप उस मैं से भी ऊपर बढ़ जाते हो कि मैं इससे ऊपर हूं, मैं ये शरीर से ऊपर हूं, मैं प्रकृति से भिन्न, किस भिन्न एक जीवात्मा हूं, जब इसका बोध कर तो उसको बोलते हैं स्मिता रूप समाधि। तो ये सब आप कैसे करोगे, ये सब आप बुद्धि के लेवल पे ही तो करोगे, है ना। ज्ञान के साथ ही तो करोगे, जैसे जैसे आपको ज्ञान मिलता रहेगा, तो उसी को बोला संप्रज्ञात समाधि। ये संप्रज्ञात समाधि है, यहाँ पे आप बुद्धि के साथ होते हो, बुद्धि यानी लॉजिकली, ज्ञान द्वारा चीजों को जान जानकर छोड़ते हुए चलते हो, उन पे अपने आप को फोकस करते हुए, एकाग्र करते हुए धीरे धीरे ऊपर बढ़ते रहते हो। तो ये कौन सी हमारी चार प्रकार की हमारी संप्रज्ञात समाधि है। कौन कौन सी, वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता। वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता रूप, इन चार रूपों वाली अनुगमात, इन रूपों के पीछे अनुभव करना या इन रूपों को जानना, इस रूप की क्या है, ये संप्रज्ञात यानी संप्रज्ञात समाधि है। वितर्क मतलब स्थूल विषयों का साक्षात्कार, स्थूल विषय पंच तत्वों से बने हुए। विचार मतलब सूक्ष्म विषयों का साक्षात्कार, अर्थात पंच तन्मात्राओं से बने हुए। आनंद मतलब हलाद, सुख का साक्षात्कार होना, आप सुख को जान गए कि ये सुख क्या था, केवल मेरे जीवा का एक रस था, जिसके बाद मुझे एक आनंद की अनुभूति हुई, आपने उसको भी त्याग कर दिया। और लास्ट में मैं का भाव, कि मैं ये शरीर रूप हूं, मैं अगर ये ना करता तो मैं आज ऐसा ना होता, मैं वैसा ना करता, है ना। तो उन सबका भी त्याग कर देना क्या कहलाता है आपका, संप्रज्ञात समाधि। ये हमारी क्या है, संप्रज्ञात समाधि है, चार प्रकार की। ठीक, यहाँ तक इससे कुछ पूछना है, ये हमारा लास्ट सूत्र था आज का। हमने लगभग 17 11 सूत्र कर लिए, 11 के बाद 6 सूत्र और किए आज, ठीक है। बहुत ज्यादा इसलिए नहीं पढ़ा हूँ कि हो सकता है ज्यादा पढ़ाऊँ तो, वरना खत्म तो मैं और जल्दी भी कर सकता हूँ इनको, पर कोई नहीं, आराम से पढ़ते हैं एक बार।